अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़ और आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो कि ज़ेर समात हैं डीम्ड इनकम सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से। अब यही मुकदमात जो हैं इसी मौजू पे यानी मुकदमात सिंध हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 19/2 तारीख मुकर्रर की है, यानी 19 फरवरी, जब इसका डे टू डे सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो समात इसके बारे में करेगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने बाकी हाई कोर्ट्स को ये टाइम दिया है कि वो अपने अपने ज़ेर समात केसेस को मुकम्मल कर लें। तो कल यानी कि 25 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पे अपनी हेयरिंग क्लोज़ कर ली और लाहौर हाई कोर्ट की जो हेयरिंग है उसका अहवाल कुछ यूँ है कि ये जो टैक्स है इसको डीम्ड इनकम को जब ये कहा गया कि फेयर मार्केट वैल्यू पर जो टैक्स लगाया गया है ये टैक्स नेक्सिस इसका नहीं बनता रेंटल इनकम के साथ, क्योंकि फ़िक्शन क्रिएट करने के लिए जो है वो नेक्सिस का होना ज़रूरी है। तो लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ख़्याल ये था कि जो है फ़िक्शन क्रिएट करने के लिए नेक्सिस का होना ज़रूरी नहीं है। फ़िक्शन जो है अनफेटर्ड अनब्राइडल्ड पावर है, जबकि टैक्स पेयर्स की तरफ से कहना था कि ये अनब्राइडल्ड और जो है वो अनब्राइडल्ड पावर नहीं हो सकती, अनफेटर्ड पावर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक जो अहम चीज़ थी वो ये थी, सवाल ये था कि आया जो सवाल कोर था डिपार्टमेंट का वो ये था कि किसी भी चीज़ को जो इनकम नहीं है उसको डीम किया जा सकता है, और उनका रिलायंस था इलाही कॉटन के ऊपर। इलाही कॉटन का जो केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है उसके ऊपर उनका सारा जो है वो दारो मदार था। जबकि इलाही कॉटन के अंदर से ही जब टैक्स पेयर ने पढ़ के सुनाया कि जनाब व्हाट इज़ नॉट इनकम कैन नॉट बी डीम्ड एज एन इनकम, तो यहाँ पर अब फिर जो ऑनरेबल जजेस थे उनका ख्याल ये था कि जहाँ पर जो डीम्ड इनकम है वो एफएमवी को जो है जो डीम किया गया है वो फॉर द सेक ऑफ मैयर ऑफ इनकम डीम किया गया है। इट्स अ मैयर ऑफ इनकम एंड नॉट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। तो ये बातें थीं। और दूसरे हाई कोर्ट का ख्याल ये था कि जो 7E है ये एंट्री 47 में फॉल करता है, एंट्री 50 में फॉल नहीं करता। जबकि इससे पहले सिंगल बेंच जो फैसला दे चुका वो ये था कि एंट्री 50 के अंदर जो है 7E जो सेक्शन है वो फॉल करता है, और सेक्शन जो एंट्री 50 है वो फेडरेशन की डोमेन से बाहर हो चुकी हुई है सो फार एज द टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कंसर्न। और इसमें एक इशू ये भी था कि जो टेस्ट ऑफ सेम्बलेंस है वो इलाही कॉटन में जो प्रोवाइड किए गए थे वो भी जो है ये सेक्शन पूरा नहीं करता। और सबसे अहम बात ये थी कि अगर आप इन सेक्शन 15 के अंदर फॉल कर रहे हैं यानी आपकी रेंटल इनकम है तो फिर 7E आउटस्टेड हो जाता है, वो आपको नहीं लगेगा। और 15(4) जो है सेक्शन 15 का सब सेक्शन 4 वो ये कहता है कि अगर आपका रेंट की जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट से कम है तो फेयर मार्केट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेंट जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक नेक्सिस है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट का रेंटल इनकम के साथ, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का रेंटल के साथ नेक्सिस नहीं बनता। और यही एक लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। फिर जजेस को ये भी बताया गया कि सेक्शन 7E को किसी भी तरीके से इजीली डिफीट किया जा सकता है। अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल जो है वो एक महीने की रेंटल इनकम शो कर दे बिलो द बेसिक थ्रेश होल्ड जो एग्जाम्पशन है 600,000 की, और जाके वैकेंसी अलाउंस 11 महीने का क्लेम कर ले, साल के आखिरी महीने में उसे रेंटल इनकम शो करे, बाकी पूरे साल की वैकेंसी क्लेम कर ले, तो 7E को डिफीट इजीली किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तमाम हाई कोर्ट के सामने पेश की गई, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है इट हैज़ स्पोकन इट्स माइंड। अभी जजमेंट रिज़र्व हो चुकी हुई है, लेकिन एपरेंटली इट सीम्ड के ये मेरा ख्याल है कि टैक्स पेयर्स के लिए शायद इतना अच्छा डिसीजन ना हो, और टैक्स पेयर्स को शायद रिलीफ जो मिला था सिंगल बेंच के फैसले से वो शायद कंटिन्यू ना कर सके।
تو جیسے ہی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی یا آرڈر آئے گا تو پھر اس آرڈر پہ بھی ہم انشاءاللہ سیر حاصل بحث کریں گے اور اس کو بھی دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.